अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है बबल। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन है जिसके अंदर फॉरेन सब्सिडरीज इन्वॉल्व हैं। तो आइए इसकी पहली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। पहली रिक्वायरमेंट में वो आपसे कह रहा है कि आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। तो हम अपनी आंसर बुकलेट की तरफ चलते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब नोट 1 में आपको फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसने इसी तरह सीधा सीधा आपको नहीं गिवन किया। तो हम बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन टाइसलर 46 मिलियन, ठीक है। और जो एक्विजिशन रेट है उसके ऊपर जो रेट है दिनार टू डॉलर वो है 8। तो हम सिंपल इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्विजिशन रेट पे। फिर हम 46 मल्टीप्लाई बाय 8, 368। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ NCI। क्वेश्चन में कहता है जो NCI है वो कैलकुलेट होगा विथ रेफरेंस टू कोटेड शेयर प्राइस ऑफ टाइसलर जो कि 2.62 दिनार्स पर शेयर है। अब टाइसलर का जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो है 210, $1 ईच पार वैल्यू एक शेयर की। तो इसका मतलब 210 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.62 जो कि वैल्यू है पर शेयर, और NCI का फ्रैक्शन ले लेंगे 40%। नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, इसकी हम एक वर्किंग कर लेते हैं नेट एसेट्स की। एक्विजिशन पे रिपोर्टिंग ग्रोथ, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 210 था, ये सेम होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स 292, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी नील। एक्विजिशन पे रिटेन्ड अर्निंग्स 258 मिलियन दिनार्स, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपकी होगी 20।
70 less 50. Fair value adjustment 70 less 50. फेयर वैल्यू उसकी 70 थी, उन्होंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की हुई थी, उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आए, तो 20 की हम एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि एक्विजिशन डेट पे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके आना चाहिए था। टोटल कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग सॉरी 258 है, 268 नहीं, ये 258 है। 258 प्लस 210 प्लस 20 488। 210 प्लस 292 प्लस 20 522। 34 की ग्रोथ आ गई। अब ये जो फिगर है टोटल, ये हम यूज़ करेंगे अपनी गुडविल की कैलकुलेशन में। $100.08। इसके नीचे से लेस होगी इम्पेयरमेंट, और क्वेश्चन में उसने आपको इम्पेयरमेंट दिया 20%। तो 80.064 दिरहम, या अगर इसको रिपोर्टिंग डेट पे डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो जो रिपोर्टिंग डेट पे एक्सचेंज रेट है वो मेरे ख्याल से 9.5 है, कंफर्म कर लेते हैं। यस 9.5। तो अगर हम इसको 9.5 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है 8.42 डॉलर्स। ये है गुडविल रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। जी, उसने रिपोर्टिंग डेट पे पूछी थी और वो हमने कैलकुलेट कर ली। सेकंड रिक्वायरमेंट पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जो बैलेंस है ग्रुप ट्रांसलेशन रिजर्व पे एट द रिपोर्टिंग डेट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ग्रुप ट्रांसलेशन रिजर्व जो ग्रुप का शेयर है, पेरेंट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनका जो शेयर है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस की वजह से जो राइज होता है। सबसे पहले हम गुडविल को लेके चलते हैं।
एक्विजिशन डेट पे गुडविल क्या है, बिफोर इम्पेयरमेंट होगी एक्विजिशन डेट पे तो 100.08, इम्पेयरमेंट 20.016, और रिपोर्टिंग डेट पे 80.064, एक्सचेंज रेट एक्विजिशन डेट पे 8, 8.5 एवरेज रेट और 9.5 क्लोजिंग रेट कंफर्म कर लेते हैं। एट 9.5 और एवरेज है 8.5, 8 9.5 एवरेज 8.5, ठीक है। 0.08 डिवाइडेड बाय 8, 12.51, 20.016 divided by 8.5, 2.35, 80.064 divided by 9.5, 8.42, पेमेंट लेस होगी। $1.74 ये है लॉस। अब हम अपने नेट एसेट्स की करते हैं वर्किंग। रेट और डॉलर। एक्विजिशन पे नेट एसेट्स 488 और रिपोर्टिंग पे 522। ये भी है लॉस ऑन ट्रांसलेशन।
अब टोटल लॉस को हम सेग्रीगेट कर लेंगे बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई। तो जो पेरेंट का शेयर है उसको बोलेंगे ग्रुप ट्रांसलेशन रिजर्व, गुडविल 60% इंटू 1.74। उसके बाद नेट एसेट्स पे 60% इंटू 10.06। एनसीआई का गुडविल $7.08 या राउंड ऑफ करके 7.1 हमारा आंसर है ग्रुप ट्रांसलेशन रिजर्व का जो टोटल है। अच्छा, पार्ट 3 पे चलते हैं। एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ बबल on how to correct the accounting treatment of the overseas property, note 2, showing the adjustments needed, and calculate the property, plant and equipment balance as it would appear in the consolidated financial position. नोट 2 में कहता है Bubble wished to expand its overseas operations and on 1st May 2005 acquired an overseas property with a fair value of 58.5 million dinars in exchange for the building. Bubble paid the supplier with land which Bubble had held, for which it had yet to determine its use. Carrying amount of the land was 5 million, but it had an open market value of 7 million. Bubble was unsure as to how to deal with these transactions, so has transferred 5 million from investment property to property, plant and equipment. यानी कि बबल ने जस्ट जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से 5 मिलियन निकाल के प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में एंटर कर दिया। तो जो उसका अकाउंटेंट है उसने क्या किया है, पीई डेबिट 5 मिलियन, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 5 मिलियन। अब हम इसका एंटर करेंगे करेक्टिंग जर्नल।
अब रूल ये है कि जो कंसिड्रेशन है जिसको आप एक्सचेंज कर रहे हैं उस चीज़ के साथ जो आप ऑब्टेन कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू है वो कंसिड्रेशन लेंगे। तो उसकी फेयर वैल्यू यानी कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू जो है उसको आपने लेना है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं लेना। तो ओपन मार्केट वैल्यू 7 मिलियन है, तो 7 हम लेंगे एज पार्ट ऑफ द कंसिड्रेशन। ठीक है, यानी कि लैंड हम दे रहे हैं 7 मिलियन का और उसके अगेंस्ट हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जो प्रॉपर्टी है वो 7 मिलियन पे हम रिकग्नाइज करेंगे। तो प्रॉपर्टी ये एसेट है, ठीक है, डेबिट 7 मिलियन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से हम रिमूव कर देंगे 5 मिलियन। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमारा लैंड रिकॉर्ड हुआ था क्योंकि वो अब एक्सचेंज हो गया, और P&L में हमारा 2 मिलियन का गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि जो 0.5 मिलियन है इसको कैपिटलाइज कर दिया गया, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया गया है, जबकि इसको एक्सपेंस आउट करना है। तो इसका भी हम जर्नल एंटर करते हैं। तो P&L डेबिट 0.5 मिलियन, प्रॉपर्टी एसेट क्रेडिट 0.5 मिलियन। उसके बाद जो है उसको डिप्रिशिएट करना है ओवर 35 इयर्स, और एंड में वो रीवैल्यू हुआ है 75 मिलियन दिनार्स के ऊपर। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 मिलियन उसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, 35 ईयर्स की लाइफ है, और ईयर एंड होने में 6 मंथ्स रह गए हैं, तो इसको हम 6/12 प्रोरेट कर देंगे। यह आ जाएगा आई थिंक 0.17। ये डेप्रिसिएशन होगी, तो कैरिंग वैल्यू होगी 7 लेस 0.1 6.9। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है उसने हमें गिवन की है 75 मिलियन दिनार्स, और एट द ईयर एंड जो क्लोजिंग रेट है एक्सचेंज रेट वो है 9.5। इसको हम डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 9.5, 7.89। गेन आ गया है 7.89 लेस 6.9 0.99। अब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंटर करते हैं। P&L 0.1
और प्रॉपर्टी 0.1 या एसेट बोल दें। गेन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर्टी या एसेट 0.99, इसको राउंड अगर हम कर दें तो इसको हम 1 भी कह सकते हैं, 1। और एक गेन आपका रिकॉर्ड होगा अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में, क्रेडिट 1। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जो बैलेंस है ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें बबल का 280, टाइसलर, जर्नल एंट्री से हम शुरू करते हैं, 7 -5 -0.5 -0.1 +1 प्लस 390, ये 390। और जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी हमारी 20 की, ठीक है, 390 + 20। लेकिन ये जो है दिरहम में है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, दिरहम या दिनार जो भी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, और रेट है 9.5। ये आ जाएगा 45.55 और टोटल आ जाएगा 325.55। नेक्स्ट पार्ट बी, discuss and apply the principles set out in IAS 21 in order to determine the functional currency of Taisler। उसके लिए रूल्स हैं कि हमें सबसे पहले देखना है कि जो प्राइमरी जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सेल्स प्राइस है वो कौन सी करेंसी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है सेल्स प्राइस को, यानी कि जो इनवॉइसेस हैं वो किस करेंसी में डिनोमिनेट होती है, सेटल होती है। फिर उस कंट्री की करेंसी जिसकी जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, जिसकी कंपेटिटिव फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं कॉस्ट्स को। उसके बाद थर्ड पे कि जो कंपनी है क्या वो इंडिपेंडेंट है, वो फाइनेंस इंडिपेंडेंटली रेस करती है और किस करेंसी में करती है, क्या वो अपने पेरेंट कंपनी पर डिपेंडेंट तो नहीं है फाइनेंस रेस करने के लिए। तो इस सिनेरियो में देखते हैं, टाइसलर ऑपरेट्स अ माइन, इट्स इनकम इज़ डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड इन दिनार्स। तो इनकम जो है वो यानी कि रेवेन्यू उसका है वो दिनार्स में सेटल किया जाता है। आउटपुट ऑफ द माइन यानी कि जो उसकी
प्रोडक्ट्स हैं, उसका रेवेन्यू है, वो दिनार में ट्रेड किया जाता है, और इट्स प्राइस इज इनिशियली डिटरमिन्ड बाय लोकल सप्लाई एंड डिमांड. अगेन जो दिनार है वो यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है. टाइसलर pays 40% of its costs and expenses in dollars, with the remainder being incurred locally and settled in dinars. जो रिमाइंडर है यानी कि जो 60% है मेजॉरिटी, वो अगेन यहाँ पे दिनार्स में सेटल हो रहा है. तो अगेन इट्स अ पॉइंटर टूवर्ड्स कि दिनार जो है वो फंक्शनल करेंसी है. फंक्शनल करेंसी कौन सी? वो वाली करेंसी जो एक कंपनी की प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जो है से रिलेट करती है. Chrysler's management has a considerable degree of autonomy, authority and autonomy, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है in carrying out operations of Chrysler and is not dependent on group for finance. यानी ये ग्रुप पे फाइनेंस पे नहीं डिपेंड करती. अगर ये ग्रुप पे डिपेंड करती होती फाइनेंस पे, तो जो ग्रुप है पेरेंट कंपनी वो बबल है, उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, तो इसकी भी पर फंक्शनल करेंसी डॉलर होती. हाउएवर ये डिपेंड नहीं करती ग्रुप के ऊपर फाइनेंस पे, फाइनेंस के लिए. तो अगेन जो ऊपर वाले दोनों इंडिकेटर्स हैं उनसे यही डिटरमिन किया जाता है कि इसकी जो फंक्शनल करेंसी है वो है दिनार्स. थैंक यू.